शांति नगर नाम के एक छोटे से गांव में सभी गांववासी शांति से सो रहे होते हैं। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं और सभी के घरों के दरवाजे पर एक साथ दस्तक होती है। जिसके बाद सभी गांव वाले उठकर अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर आते हैं। उनके घरों के दरवाजे पर कोई नहीं रहता। ये देखकर सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है दरवाजे पर, और कोई नजर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब आपके घर का दरवाजा भी किसी ने पीटा? आपके भी मतलब तुम दोनों के घर का भी दरवाजा किसी ने पीटा? पर ये काम किसका हो सकता है जिसने एक साथ एक ही समय पर हम सभी गांव वालों के घर का दरवाजा पीटा? यहाँ तो कोई है नहीं। आखिर इतना गंदा मजाक कौन कर सकता है? आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सभी गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन सभी को एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और उनके तो पसीने छूटने लगते हैं। अब कुछ ही देर में चुड़ैल उन सभी के सामने आ जाती है। गांव वालों से बोलती है, ये काम मेरा था। मैंने तुम गांव वालों की नींद हराम करी। मुझे देखना था कि इस गांव का कोई भी एक सदस्य कम तो नहीं है, परंतु ये क्या, मैं जिसको बाहर निकलते हुए देखना चाहती थी वो गांव के अंदर ही नहीं है। तुम कौन हो और किसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे गांव के मुखिया की बात कर रही हूँ, बिरजू की। कहाँ है वो? हमें कुछ नहीं पता। कुछ दिनों से वो गांव में नजर नहीं आ रहे। हम गांव वालों को छोड़ दो। अगर तुम्हारी दुश्मनी मुखिया जी से है, तुम उनसे जाकर बात करो। मैं यहाँ उससे बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ उससे उसकी जान लेने आई हूँ। और अब मुझे वो बिरजू चाहिए किसी भी हाल में। अगर तुम गाँव वालों ने इन 4 दिनों के अंदर मुझे बिरजू ला कर नहीं दिया तो उस बिरजू के बदले तुम पूरे गाँव वालों से मैं बदला लूंगी। हा हा हा। पर तुम हो कौन? मुखिया जी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम यहाँ उसकी जान लेने आई हो? पर चुड़ैल गांव के किसी भी आदमी के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, दोस्तों, ये चुड़ैल भूत किसी के सगे नहीं होते। मुझे तो लगता है कि मुखिया जी को मारने के बाद ये चुड़ैल हम गाँव वालों को भी एक एक करके मार डालेगी। तुम सही बोल रहे हो भैया। हमारे पास केवल 4 ही दिन है। इन 4 दिनों में हमें कुछ न कुछ करना होगा ताकि हम अपने गांव के मुखिया और खुद को उससे चुड़ैल के आतंक से बचा ले। हमारे गांव के मुखिया जी इतने अच्छे हैं, तब ये चुड़ैल उनकी जान के पीछे हाथ धोकर बैठी है। तो भला हम गांव वालों को क्यों छोड़ेगी? और अगर हमने चुड़ैल के सामने 4 दिनों के अंदर मुखिया को लाकर नहीं खड़ा किया तो भी वो हमारी जान ले लेगी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है हम पर। अब हम अपनी और अपने मुखिया की रक्षा इस चुड़ैल से कैसे करें? सभी गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है और सभी गांव वालों से बोलती है, अब उस चुड़ैल से बचने का बस एक ही रास्ता है। अब एक ही इंसान हमें उस चुड़ैल से बचा सकता है। अम्मा, आखिर कौन है वो इंसान जो हमारी उस चुड़ैल से रक्षा कर सकता है? हमारी रक्षा सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर बैठे तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं, जो कई वर्षों से वहाँ तप कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं। आप वही हमारी रक्षा उस चुड़ैल से कर सकते हैं। पर अम्मा, वो तो सालों से वहाँ पर तप कर रहे हैं। भला वो अपना तप छोड़कर हमारी मदद क्यों करेंगे? मैंने सुना है उनका तप पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं तुम सभी गाँव वालों से बोल रही हूँ, हम सभी को मिलकर एक बार उन बाबा के पास चले जाना चाहिए और उन्हें सारी बातें बताना चाहिए। क्या पता वो हमारी कोई मदद कर दे। अम्मा बिल्कुल सही बोल रही है। हम सभी को एक कोशिश करनी चाहिए। चलो हम सब पहाड़ी वाले बाबा के पास चलते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं। सभी गांव वाले मिलकर पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें उनके साथ घटी हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं। जिसके बाद बाबा उनके साथ गांव में आते हैं और उसी स्थान पर बैठकर एक पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उन्हें उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल जाता है। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल का नाम बताते हैं और उसकी कहानी बताते हुए गाँव वालों से बोलते हैं,
वो चुड़ैल बुरी नहीं है और ना ही तुम गांव वालों को परेशान करने आई है। वो यहाँ बस इस गांव के मुखिया को मारने आई है और उससे अपनी जादुई बैल लेने आई है। जादुई बैल? हाँ, जादुई बैल। वो चुड़ैल कोई और नहीं, तुम्हारे ही गांव की एक लड़की थी जिसका नाम सीता था। आज से कुछ साल पहले सीता पहाड़ पर आई थी जब मैं तप कर रहा था। वो मेरी सेवा दिल से किया करती थी और उसकी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ था, जिसके बाद मैंने सीता को एक जादुई बैल दिया। जिसके बाद जादुई बैल की मदद से सीता अपने और अपने घर का गुजारा चला रही थी। परंतु ये बात मुखिया को पता चल गई और जब उसे ये बात पता चली कि सीता के पास एक जादुई बैल है जो हर सुबह सोने का गोबर और दूध की जगह हीरा देती है, तो वो ये सब देखकर हैरान हो गया और उसके मन में लालच आ गया। जिसके बाद एक दिन बिरजू सीता के पास गया और उसने उसको धमकी देते हुए कहा, फ्लैशबैक। अरे ओ सीता, अपनी ये बैल मुझे दे दे और मुझसे मेरा ट्रक ले ले। आखिर तेरे कोमल हाथ कब तक इन खेतों की जुताई करेंगे? नहीं मुखिया जी, मेरी बैल मेरे लिए साक्षात देवी है। मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। अरे ओ सीता, क्यों मुझसे झूठ बोलती है? मुझे सब पता चल चुका है। तेरी बैल कोई साधारण बैल नहीं है, बल्कि एक जादुई बैल है जो सोने चांदी हीरे पैसे उगलती है और तू इन्हीं की मदद से गांव वालों की मदद करती है और उसकी नजरों में महान बन रही है। ये महान बनने का काम मेरा है, ना कि तेरा। इसलिए तू अपनी जादुई बैल मुझे दे दे ताकि मैं लोगों की मदद करके उनकी नजरों में महान बन सकूं। मुखिया, तुम लोगों की नजरों में धूल झोंकते हो। जो तुम एक नंबर के नीच और गिरे हुए इंसान हो, और ऐसे इंसान को मैं अपनी बैल बिल्कुल नहीं दे सकती। अगर तू अपनी बैल नहीं देगी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना बोलकर बिरजू पास में पड़ा हुआ चाकू उठाता है और सीता की हत्या कर देता है और बड़ी ही चालाकी से उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है और उसके बैल पर कब्जा कर लेता है। तो ये है उस चुड़ैल की कहानी। गांव वालों के लिए चुड़ैल बुरी नहीं है, इसलिए मेरी मानो तो उसे अपनी जादुई बैल ले जाने दो और उसके हाथों में बिरजू को सौंप दो। तुम गांव वालों को उस हत्यारे की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। सभी गांव वाले बाबा की बात मान जाते हैं और बिरजू को किसी बहाने से गांव में बुला लेते हैं। बिरजू जब गांव में आता है तो चौथे दिन चुड़ैल भी रात के समय गांव में आती है। सभी गांव वाले मिलकर बिरजू को चुड़ैल के हाथ सौंप देते हैं और अपने सामने चुड़ैल देखकर बिरजू डर जाता है और अपनी गलती कबूल कर लेता है। साथ ही वो चुड़ैल से बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। चाहे तो तुम अपनी जादुई बैल ले जाओ, पर मेरी जान बख्श दो। अपनी जादुई बैल को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, पर उससे पहले मैं तेरी गर्दन काट कर तेरा खून पीऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने उसकी गर्दन काट देती है और उसके शरीर का सारा खून पी लेती है। अब उसकी जादुई बैल उसके पास आ जाती है और चुड़ैल अपनी जादुई बैल के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है। उषा एक गरीब विधवा औरत थी जो लोगों के घरों में काम करती थी। उषा एक अनपढ़ थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी अनपढ़ हों। वो अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करती और उनके अच्छे भविष्य के लिए वो शाम को काम करके जब घर आती तो घर आकर सिलाई करने के लिए बैठ जाया करती थी और उनसे मिले पैसों से वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाती है। गरीब और विधवा होने के बाद उसकी बेटी मुन्नी और बेटा राजू स्कूल जाते हैं, जहां उनके काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मुन्नी और राजू घर आते हैं और शाम को जब उषा घर आती है तो अपने बच्चों से बोलती है, अच्छा बच्चों, बताओ स्कूल में मजा तो आता है ना, और तुम्हारे दोस्त बने या नहीं? माँ, मेरे तो स्कूल में बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। मुझे तो स्कूल में बहुत मजा आता है। हाँ माँ, मुझे भी स्कूल में बहुत मजा आता है। माँ, आपको पता है आज हमारे स्कूल में रेस हुई थी, उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ। देखो मुझे ये ट्रॉफी मिली। ये सुनकर उषा को बहुत अच्छा लगता है कि आखिर उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। अब उसके मन में एक बोझ हटता है
कि जिस तरह से वो अनपढ़ रहकर दूसरों के सहारे अपने बच्चों को पाल रही है, आने वाले समय में उसके बच्चे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। जिसके बाद उषा बच्चों को खाना देकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। अपनी माँ को सिलाई करता देख मुन्नी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपको पता है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल रूम में एसी लगा हुआ है। माँ, अपने घर में बहुत गर्मी लगती है, क्या हम अपने घर में एसी नहीं लगवा सकते? मुन्नी की बातें सुनकर उषा कुछ देर चुप हो जाती है और वो अपनी गरीबी को कोसने लगती है। कुछ देर बाद उषा हिम्मत बांधती है और मुन्नी से कहती है, बेटा, जब तुम दोनों पढ़ लिख लोगे और बड़े होकर एक ऑफिसर बन जाओगे, तब हमारे घर में भी एसी होगा और एसी लाने के लिए तुम दोनों को पढ़ाई करनी होगी। माँ, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और बड़े होकर एक बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हमारे घर में भी एसी होगी, फिर हम तुम्हें इतनी गर्मी में मशीन नहीं चलाने देंगे और ना ही दूसरों के घर में जाकर साफ सफाई का काम करने दिया करेंगे। अपने बच्चों की बातें सुनकर उसकी आंखें भर जाती हैं और वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। अगले दिन शाम को जब फिर से उषा घर आती है तो इस बार वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पढ़ाई करने के बदले खेल रहे हैं। ये देखकर उषा उन दोनों से बोलती है, अरे बच्चों, तुम दोनों को स्कूल का काम नहीं करना क्या, जो आज तुम दोनों इस तरह खेल रहे हो? माँ, कुछ दिनों के लिए गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, इसीलिए अब स्कूल बंद हो चुके हैं। इसीलिए आज मैंने और राजू ने सोचा कि आज हम आपके साथ खेलेंगे और बहुत मजे करेंगे। अपने बच्चों की ये बात सुनकर उषा कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताती है और अगले दिन जब उषा काम पर जाने लगती है तो राजू उषा से बोलता है, माँ, स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, क्या हम थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के घर खेलने जाएं? ठीक है, चले जाना, पर वहाँ से जल्दी आ जाना, ठीक है? इतना बोलकर उषा काम करने के लिए चली जाती है। तो वहीं कुछ देर बाद मुन्नी और राजू भी अपने दोस्त के घर खेलने के लिए चले जाते हैं। परंतु जब वो दोनों अपने दोस्त के घर जाते हैं तो उनके घर में उन्हें ठंडक महसूस होती है, जिसके बाद उन दोनों की नजरें एसी पर पड़ती हैं। देख राजू, अभी का घर कितना बड़ा और सुंदर है। इसके घर में तो एसी भी लगा है, जिस वजह से इसके घर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। तुम सही बोल रही हो दीदी, अभी को कितना मजा आता होगा अपने घर में, है ना? एक अपना घर है, अपने घर में कितनी गर्मी लगती है, मुझसे तो अब बैठा भी नहीं जाता। काश कि अपने घर में भी एसी होता। राजू, भूल गया, हमने अभी कुछ दिन पहले ही माँ से वादा किया था ना कि बड़े होकर हम एसी खरीदेंगे। इसीलिए हम माँ को और परेशान नहीं करेंगे। माँ हम दोनों के लिए कितना कुछ करती है। अच्छा चल, अब घर चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। अब कुछ देर बाद मुन्नी और राजू घर जाते हैं, जहां बातों ही बातों में राजू के मुंह से फिर से एसी का जिक्र हो जाता है। एसी की बात बार बार सुनकर अब उषा भी अपने बच्चों को सारी सुख सुविधा देने के लिए सोचती है और इसीलिए वो अगले दिन अपनी मकान मालकिन के पास जाती है और उनसे बोलती है, मालकिन, आप अकेले इस घर में रहती हो। अभी जो आपका कुछ दिन पहले एसी खराब हो गया था, वो एसी अभी स्टोर रूम में खराब पड़ा हुआ है। क्या मैं आपका वो एसी ठीक करवा कर अपने घर में लगवा लूं? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम लोगों को उंगली पकड़वाओ तो तुम पूरा का पूरा हाथ पकड़ लेते हो। तुझे क्या लगा मैं अकेले इस घर में रहती हूँ? मेरा पति मुझे छोड़ कर चला गया तो क्या मैं अपने घर की एक एक चीज तुम जैसे गरीबों में दान देती फिरूंगी? बिल्कुल नहीं। आज कह दिया है तो कह दिया है, आइंदा से मुझसे अपनी हैसियत और औकात में रहकर बात करना। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर उषा निराश हो जाती है और वहाँ से अपने घर जाती है। अगले दिन जब उषा अपनी मालकिन के घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मालकिन का पैर फिसल चुका है और वो छत से नीचे गिर गई है। आसपास में कोई नहीं होता, जिसके बाद उषा जैसे तैसे करके अपनी मालकिन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके उषा से बोलते हैं, इनका काफी ज्यादा खून निकल चुका है, इनका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, हमें जल्द से जल्द इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। अगर इन्हें खून नहीं चढ़ाया गया तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर उषा को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद उषा डॉक्टर से उसका खून लेने को बोलती है। डॉक्टर जल्दी से उषा का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, जिसके बाद उषा का खून उसकी मालकिन को चढ़ाते हैं, क्योंकि उषा का खून भी ओ पॉजिटिव होता है।
कुछ देर बाद जब उषा की मालकिन होश में आती है तो डॉक्टर सारी बात उस मालकिन को बताते हैं, जिसके बाद उषा की मालकिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उषा को बुलाकर उससे बोलती है, उषा, अपने अमीर होने के घमंड में न जाने मैंने तुमसे क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ कर दो और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हें एक एसी चाहिए था ना, मैं तुम्हें नया एसी लाकर दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। जिसके बाद उषा की मालकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और उषा के घर में भी एक नया एसी लगवा देती है, जिसमें उसके बच्चे बैठकर आराम से पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे उषा की सारी जरूरतें उसकी मालकिन पूरी करती है। इस वजह से उसके बच्चे भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उषा की गरीबी भी खत्म होने लगती है। मुन्नी की सौतेली माँ आए दिन उस पर अत्याचार किया करती थी। घर का सारा काम उससे करवाती थी, साथ ही उसे बहुत मारा पीटा भी करती थी। ऐसे ही एक दिन मुन्नी अपनी माँ के लिए रोटी बना रही होती है और उससे एक दो रोटियां जल जाती हैं। जली रोटियां देखकर मुन्नी की माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो रसोई की तरफ आती है और मुन्नी से कहती है, अरे निकम्मी, सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, तुझसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है। ये जो रोटियां जलाई है ना, इसकी भरपाई क्या तेरी वो मरी हुई माँ आके करेगी? माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से जल गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि आगे से अब नहीं होगा ऐसा, लेकिन आज जो गलती हुई है उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैं अब गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो माँ। मैं अब ध्यान से काम करूंगी, गलती से भी कुछ भी गलत नहीं करूंगी। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो माँ, मुझे मत मारो। मेरे अंदर दया भाव की कोई चीज नहीं है, तुझे लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तू तो तेरी मरी हुई माँ की बेटी है। तू मेरी अपनी बेटी बिल्कुल नहीं है जो मैं तुझ पर अपनी दया दिखाऊं, तुझे प्यार करूं, तेरा ध्यान रखूं, समझी? तू मेरी सौतेली बेटी है और मैं तुझसे सौतेला व्यवहार करके कुछ गलत नहीं कर रही। और वैसे भी तूने जो गलती की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है और तुझे घर का काम नहीं करना आता। अगर मैं तुझे घर का काम ना सिखाऊं तो सारी दुनिया मुझे ही कोसेगी कि बेटी को कुछ नहीं सिखाया। इतना बोलकर मुन्नी की सौतेली माँ पास में रखा चिमटा गर्म करके मुन्नी का हाथ जला देती है। मुन्नी बेचारी दर्द से कराहती रहती है, चिल्लाती रहती है, मगर उसकी माँ इतनी निर्दयी होती है कि उसको उसका दर्द महसूस ही नहीं हो रहा होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मुन्नी गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी उसकी माँ उसको गुस्से से देखती है और आवाज लगाकर घर में बुलाती है और उस पे गुस्सा करते हुए कहती है, निकम्मी, सारा दिन बस खेल कूद ही नजर आता है। तुझे घर में इतना सारा काम है, ये सब कौन करेगा? तेरी वो मरी हुई माँ। माँ, आप मुझे मार लो, पीट लो, मगर मेरी माँ को कुछ मत बोलो। ओहो, बहुत बुरा लग रहा है माँ के लिए ये सब सुनकर, हाँ? इतना बोलकर मुन्नी की माँ उसको डंडे से बहुत मारने लगती है। मुन्नी को मार मार कर उसकी माँ उसकी हालत खराब कर देती है। बेचारी मुन्नी रो रो कर खुद का बुरा हाल कर लेती है। बेचारी मुन्नी को अपनी माँ का अत्याचार आए दिन सहना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन मुन्नी की माँ अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ योजना बना रही होती है और वो खुद से कहती है, इस मुन्नी की बच्ची का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। नाक में दम कर रखा है, मगर समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। इसे घर से निकालने से अच्छा है कि इस दुनिया से ही निकाल दो, ताकि ना रहे बांस और ना बजे कभी बांसुरी। इतना बोलकर मुन्नी की माँ घर से बाहर एक सपेरे के पास जाती है। वहां से एक जहरीला सांप लेकर आती है और उस सांप को लेकर मुन्नी के बिस्तर पर छोड़ देती है और खुद घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी घर का काम निपटाकर अपने बिस्तर पर बैठने आती है। तभी उसका हाथ उस सांप के ऊपर जाता है, लेकिन मुन्नी उससे डरती नहीं है, बल्कि उस सांप के आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहती है, हे नाग देवता, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अभी अनजाने में आपको मैं चोट पहुंचा देती, मुझे माफ कर दो। मुन्नी की बात सुनकर सांप मुन्नी से कहता है,
अरे मुन्नी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? लेकिन आप मेरी क्या मदद करोगे? मुन्नी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। आए दिन तुम्हें मारती है, पीटती है, यहाँ तक कि कई कई दिन तक तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं देती। मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारी माँ मुझे यहाँ लेकर आई है ताकि मैं तुम्हें डस लूं और तुम्हारी मौत हो जाए। लेकिन मैं एक जादुई सांप हूँ और मैं भले लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। तुम एक अच्छी बच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बल्कि मैं बुरे लोगों को हमेशा नुकसान पहुँचाता हूँ ताकि उनको उनके कर्मों की सजा मिल सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्नी की माँ को समझ में नहीं आता कि सांप ने मुन्नी को क्यों नहीं काटा। ऐसे ही मुन्नी सांप के साथ खेला करती, उससे बातें किया करती और उसके साथ समय बिताया करती, लेकिन वो सांप सिर्फ और सिर्फ मुन्नी को ही दिखाई देता। उसकी माँ इस बात से अनजान थी कि वो उसके लाए हुए सांप के साथ बातचीत करती है या समय बिताती है। ऐसे ही एक दिन वो जादुई सांप मुन्नी को एक सोने का अंडा देता है। मुन्नी बहुत ही मासूम होती है। वो ये सोने का अंडा ले जाकर अपनी माँ को दे देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये देखो, सोने का अंडा। ये अंडा उस जादुई सांप का है। जादुई सांप का अंडा, वो भी सोने का? मुन्नी की सौतेली माँ थोड़ी देर शांत हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये वही सांप है जो वो घर में लेकर आई थी। मुन्नी की माँ होती तो बहुत ही लालची किस्म की औरत है। वो झट से मुन्नी के हाथ से अंडा छीन लेती है और उसे अंदर भगा देती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी की माँ अंडा लेकर एक सुनार की दुकान पर जाती है। तभी रास्ते में वो जादुई सांप आता है, उसकी माँ को काट लेता है। मुन्नी की माँ जमीन पर गिर जाती है और तुरंत दम तोड़ देती है। ऐसे ही समय बीतता है और मुन्नी जादुई सांप के साथ रहने लग जाती है। धीरे धीरे मुन्नी अब युवा अवस्था में आ जाती है। वो जादुई सांप हमेशा के लिए मुन्नी के साथ रहता है, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देता है। वो जादुई सांप हमेशा मुन्नी को एक सोने का अंडा दिया करता, जिसे बेचकर मुन्नी अपना पेट पाला करती और अपने जैसे गरीब लोगों की मदद किया करती थी।